गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की लास्ट क्लास के अंदर एनुअल वैल्यू और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट की जाती है, किस टाइप के हाउस के अंदर जो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते समय किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है या कौन कौन से उसमें से डिडक्शन दिए जाते हैं, वो अपन ने बड़ा कल डिस्कस किया था। जिसके अंदर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, डिम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्ट ऑफ योर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ योर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपने पॉइंट को डिस्कस किए थे। हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम टैक्सेबल की जाती है वो एनुअल बेसिस पर की जाती है, यानी उसकी एनुअल वैल्यू निकाली जाती है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद में जब एनुअल वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है तो उसके बाद में उसकी हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए उसमें से डिडक्शंस दिए जाते हैं, जिसका सेक्शन 24 के अंदर आते हैं। ठीक है, 24 सेक्शन के अंदर दो डिडक्शन है। पहला इसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन बड़ा, जिसके बारे में बताया था कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू होते हैं। यदि एनुअल वैल्यू नेगेटिव या जीरो है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दिया जाता है। सेकेंड जो डिडक्शन था वो था अपना इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, जिसके अंदर यदि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन अपने को किस टाइप से देना है वो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और आज अपन जो इंटरेस्ट ऑन लोन ले रहे हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से रिलेटेड है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन अपने को कैसे देना है। तो इसके अंदर बड़ा अपना जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है वो आज अपन ले रहे बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की कंडीशन के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसकी कैलकुलेशन भी सेम उसी बेसिस पर होती है जिस प्रकार की कैलकुलेशन अपन लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए करते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट है वो बड़ा ड्यू बेसिस पर होता है, यानी यदि इंटरेस्ट ड्यू हो गया और पेड नहीं हुआ तो उसका डिडक्शन अपन देंगे। नहीं तो कई जगह अपन ने देखेंगे जो डिडक्शन है वो पेड बेसिस पर होता है, जैसे म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन है। इससे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी अपन ने जब कैलकुलेट की थी तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर भी जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन है वो पेड बेसिस पर दिया जाता है। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो डिडक्शन है वो ड्यू बेसिस पर दिया जाएगा। यदि इंटरेस्ट ड्यू हो गया, पेड नहीं किया तो भी अपने को डिडक्शन देना है। अब ये डिडक्शन है, इसमें टू टाइप्स के हैं वैसे इंटरेस्ट का डिडक्शन। सबसे पहले तो करंट ईयर, ये बड़ा करंट ईयर इंटरेस्ट का मतलब है जैसे आज से 3 साल पहले आपने हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए या हाउस को परचेज करने के लिए लोन लिया था, उस कंडीशन के अंदर वो लोन आज भी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग होने का मतलब उसके ऊपर करंट ईयर में भी इंटरेस्ट अपन ने पे किए, तो वो क्या कहलाता है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहलाता है या इसका इंटरेस्ट कहलाता है करंट ईयर का। ठीक है, जैसे 5 लाख रुपीज का बड़ा अपन ने लोन लिया एक, और वो लिया आज से 3 ईयर्स पहले यानी 3 साल पहले, और वो 5 लाख रुपए अपने जैसे आउटस्टैंडिंग है ना, या 5 लाख में अपनी मानते हैं कि 2 लाख का पेमेंट कर दिया, वो तो 3 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। अब वो 3 लाख रुपए यदि करंट ईयर के अंदर आउटस्टैंडिंग है तो उस 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट अपने को करंट ईयर में देना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाता है? करंट ईयर इंटरेस्ट कहलाता है। और जो करंट ईयर इंटरेस्ट है उसका 100% डिडक्शन दिया जाता है ऑफ
यानी जो करंट ईयर इंटरेस्ट है उसका 100% डिडक्शन देना, जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट है उसका कंप्लीटली डिडक्शन देना। सेकंड इंटरेस्ट आता है इसके अंदर, वो है कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट बताया था कि यदि हाउस को बनाने के लिए यदि आपने लोन लिया है तो इसमें कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट यदि कोई है, यानी जितने टाइम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उस पीरियड का यदि कोई इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन भी अपन देते हैं। तो इसके अंदर 1/5 ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, ठीक है। डिडक्शन इज अलाउड फॉर 5 years, यानी इसका जो डिडक्शन है वो 5 years तक अपने को मिलेगा। यानी जितना भी कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, उस समय मकान नहीं था, उसका इंटरेस्ट जिस पीरियड में मकान बनकर तैयार हुआ है उस मकान बनने के जो ईयर से जस्ट 31 मार्च आता है वहां तक उसको कैलकुलेट करेंगे और उसका जो डिडक्शन है वो 5 years जिस ईयर में बना है उस ईयर से लेके आगे के 5 years तक अपन ले सकते हैं, ठीक है। यानी जो ईयर जिसमें कंप्लीट हुआ वो प्लस आगे के 4 यानी 5 years के अंदर उसका कंस्ट्रक्शन का अपन इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन ले सकते हैं, तो वो कहलाता है कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। इसका 1/5 मिलेगा और इसका ऊपर वाले का जितना भी है उसका 100% डिडक्शन अपन देंगे। अब इसके अंदर जो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है उसमें तो ओनली 2 पॉइंट्स थे, इसके अंदर ऊपर करंट ईयर का 100% और कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 ले। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर एक हमेशा ये ध्यान रखना है कि यदि लोन रिसीव्ड बिफोर और ऑन 31 मार्च 1999, यदि आपने जो लोन है वो 31 मार्च 1999 यानी 1999 को या उससे पहले बिफोर यदि लिए तो उस कंडीशन के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन इक्वल टू 30,000, यानी 30,000 रुपए का डिडक्शन आपको मिलेगा। क्या बताया बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन है सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर, करंट ईयर का 100% और कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 देखना है। अब आपको ये देखना है इसमें डेट ऑफ जो लोन है वो भी ध्यान रखना है। यदि आपने लोन 31 मार्च 1999 से पहले या 31 मार्च 1999 को लिए उस कंडीशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इज रुपीज 30,000, यानी 30,000 रुपए का ही आपको डिडक्शन मिलेगा। यदि आपने आफ्टर 31 मार्च 1999, ठीक है, 1999 के बाद में अगर आपने लोन लिया है यानी 31 मार्च 1999 के बाद में यदि आपने लोन लिया है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी रुपीज 2 लाख। ऐसी कंडीशन के अंदर बड़ा ये डिडक्शन है आपको 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम मिलेगा। ये बात अपने को सेकंड ध्यान रखनी है। यदि 31 मार्च 1999 या इससे पहले लोन लिया तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन 30,000। यदि आपने लोन लिया आफ्टर 31 मार्च 1999 तो
उस कंडीशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी ₹2 लाख, 2 लाख रुपए। ये जो ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए, यदि आपने या परचेज के लिए, यदि आपने जो लोन लिया है वो रिपेयर के लिए लिया या रिन्यू करवाने के लिए लिया या उसके एक्सटेंशन के लिए लिया, उसको विस्तार करने के लिए लिया है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन है वो 2 लाख रुपए नहीं होगी उस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन में बड़ा 30,000 की होगी, 30 लाख। ठीक है, ये 2 लाख वाले पॉइंट में क्या होता है बेटा कि यदि 31 मार्च 1999 के बाद में यदि आपने लोन लिया है तो उसके ऊपर लोन के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का कितना, 2 लाख रुपए का। लेकिन यदि लोन आपने रिपेयर से रिलेटेड उस हाउस के या उसको रिन्यू करवाने से रिलेटेड या आपने उसको एक्सटेंशन करने, विस्तार करने से रिलेटेड यदि लिया है तो उस कंडीशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी ₹30,000 इंस्टेंट ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख की जगह कितनी होगी, 30,000 रुपीज में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी। उसके अलावा बड़ा ये ध्यान रखना है कि ये जो 31 मार्च 1999 के बाद में लोन लिया है तो आपकी जो परचेज और जो कंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस है वो 5 इयर्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। कितने साल में, 5 साल के अंदर उसका कंस्ट्रक्शन और जो परचेज का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि आपने 5 साल के अंदर उसकी कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस या उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया है यानी निर्माण कार्य उसका पूरा नहीं हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर भी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन है वो 2 लाख रुपए से कम होकर कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर बड़ा इंटरेस्ट ऑन लोन है वो देखिए, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का सिंपल, करंट ईयर का 100%, कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 लेना है और उसका जितना भी अमाउंट आएगा उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अमाउंट नहीं है, यानी कि अमाउंट के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, जितना अमाउंट है उतना ही डिडक्शन मिलेगा। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, करंट ईयर का 100%, कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 लेना है और उसके बाद में ध्यान रखना है कि यदि 31 मार्च 1999 को या इससे पहले अगर आपने लोन लिया है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन 30,000, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो रिपेयर से रिलेटेड हो, चाहे रिन्यू करवाने से रिलेटेड हो, चाहे उसके अंदर एक्सटेंशन से रिलेटेड हो या रीपेमेंट ऑफ लोन हो, कोई भी इसके अंदर पर्पज हो सकता है। लेकिन यदि आपने लोन लिए आफ्टर 31 मार्च 1999 देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी ₹2 लाख, यानी 2 लाख रुपए होगी। लेकिन यदि आपने रिपेयर, रिन्यू करवाने, एक्सटेंशन करने, रीपेमेंट करने के लिए यदि लोन लिया है उस कंडीशन में मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो 30,000 का ही होगा। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आपने 31 मार्च 1999 के बाद में यदि लोन लिया है किसी हाउस को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो 5 साल के अंदर उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि वो 5 इयर्स के अंदर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन है वो कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपए से कम होकर 30,000 रुपये हो जाएगी, बड़ा 30,000 हो जाएगी। ये आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के अंदर ये बात ध्यान रखना है कि यदि आपको इंटरेस्ट ऑफ लोन का डिडक्शन दे रखा है तो डिडक्शन की जो अमाउंट है वो इसके अंदर अपने को मेन इसके जो दोनों प्रोविजंस है यानी 31 मार्च 1999 के अकॉर्डिंग जो है वो डेट ध्यान रखकर उसके अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये बड़ा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का जो कैलकुलेशन है वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से रिलेटेड है। ये अपने इसके अंदर बेसिक बातें इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर एक बात और ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने बड़ा इसमें बताया था कि कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर ये अपने मंथ के अंदर यदि काउंट होते हैं तब तो मंथ पूरे कंसिडर ही होंगे इसमें। यदि ये डेज के अंदर दे रखा है तो लोन लेने की डेट है वो काउंटेड होगी, यानी उसमें ऐड की जाएगी पीरियड के अंदर, और जिस डेट को इसने लोन का पेमेंट कर दिया उस डेट को इसमें से लेफ्ट कर देंगे, उसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, क्या बताया, कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय यदि मंथ्स के अंदर, ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर बड़ा मंथ्स के अंदर ही है। एक एग्जांपल आपका इसकी बुक के अंदर जिसमें डेज में कैलकुलेशन दे रखी है, तो डेज के अंदर कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा सा बच्चे को डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन इसमें बुक्स में नहीं दे रखे और कई बार डेज में आ जाता है, तो इसमें डेज के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए जनवरी के अंदर बड़ा आपने 15 जनवरी को लोन लिया तो 15 जनवरी उसमें काउंट होगी। अब जनवरी के अंदर 31 है ना तक होता है, तो इसके अंदर 31 तक के डेज लेने,
अब जैसे फेब है उसके अंदर 28 29 अकॉर्डिंग टू ईयर देखना है। जैसे 2020 में जो फेब है वो 29 की है तो 29 ही लेना है, यदि 28 है तो 28 लेना है। मार्च में 31 होते हैं तो 31 डेज लेने हैं, अप्रैल में 30 तो 30 लेने हैं, मई में 31 तो 31 लेना है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि जिस डेट को इसने लोन लिया है वो डेट है वो कंस्ट्रक्शन पीरियड में काउंट होगी, लेकिन जिस डेट को उसने लोन का पेमेंट कर दिया उस डेट को उसमें काउंट नहीं करेंगे, वो डेट है उस वहां से लेफ्ट कर देंगे, हटा देंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इसका बड़ा एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए करंट ईयर या जो अपना कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन, इसका एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकालना है और उसके अंदर करंट ईयर जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर एक एग्जांपल ले रहा हूं बड़ा कि जिससे 1 अक्टूबर 2016 loan received for the rupees 5 lakh at the rate of 10% for the construction of हाउस। यानी इसने बड़ा 1 अक्टूबर 2016 को लोन लिया, लोन रिसीव हुआ इसको 5 लाख रुपीज का, जिसके ऊपर इंटरेस्ट की जो रेट है वो कितनी है 10% है इसके अंदर। ठीक है, अब अपना जो हाउस है वो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कंप्लीट कब हुआ, तो इसके अंदर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज कंप्लीटेड। अब देखो जैसे अपने लोन लिया 1 अक्टूबर 2016 को, अब इसका जो कंस्ट्रक्शन का पीरियड है वो अपन मान लेते हैं जैसे दिसंबर 2018, यानी 31 दिसंबर 2018, इस डेट को ये कंप्लीट हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब देखिए अपने करते हैं इसमें। अब इसकी कैलकुलेशन के अंदर जो कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करते हैं या करंट ईयर जो निकालते हैं वो सेम प्रोसेस बेटा वही है, जो चाहे वो लेट आउट हो चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, बस सेल्फ ऑक्यूपाइड की जो लिमिट है वो अपने माइंड में रखना, बस इसके बाद में आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। अब जैसे इसके अंदर सबसे पहले लिखा करंट ईयर इंटरेस्ट, तो करंट ईयर इंटरेस्ट देखिए इसने बड़ा 5 लाख रुपीस का लोन लिया, कब लिया, अक्टूबर 2016 के अंदर। इसका रीपेमेंट इसने कहीं दे नहीं रखा कि इसको पेड कर दिया, तो अपन ये मान के चलेंगे 5 लाख रुपीस उसके आउटस्टैंडिंग है लोन के। अब 5 लाख रुपीस के ऊपर जो इंटरेस्ट की रेट है वो कितनी है 10% है, तो अपन 5 लाख रुपीस का 10% अगर निकालें तो ये आएगा 50,000, है ना, क्योंकि करंट ईयर के अंदर 2016 के अंदर जो लोन लिया तो उसका यूज इस साल तो पूरे 12 महीने हुए हैं, तो इसमें पीरियड का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर इसका रीपेमेंट करते तो इसके अंदर बड़ा जो पीरियड है उसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन होगी, वो अपने आगे क्वेश्चंस के अंदर आएगी। इसमें एकदम बेसिक बता रहा हूँ, तो पहला तो ये हो गया। फिर उसके बाद निकालना है कंस्ट्रक्शन पीरियड। कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले बड़ा कंस्ट्रक्शन पीरियड देखना पड़ेगा है कितना। तो सबसे पहले लोन लेने की डेट देखिए 1 अक्टूबर 2016, तो यहाँ लिखा 1 अक्टूबर 2016 2। इसके अंदर जो इसकी एंडिंग डेट है
वो बेटा वो वाले लेनी है कि जिस ईयर के अंदर या जिस डेट को मकान बनकर कंप्लीट हुए उस ईयर के जस्ट पहले वाली 31 मार्च अपने को लेनी है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर 31 दिसंबर 2018 को 2018 को जो हाउस है वो बन के कंप्लीट हुआ है। तो दिसंबर 2018 इससे पहले का जस्ट 31 मार्च है वो लेना है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखें, इसका मार्च आएगा वो यहाँ लिख देंगे 31 मार्च 2018, क्योंकि 2018 का मार्च के बाद में तो दिसंबर आया है, तो उससे पीछे चले अपन दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, है ना, सितंबर, अगस्त, तो ये आ गया 31 मार्च 2018। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए अपन ने लोन लिया कितने का, 5 लाख रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब 2016 से लेके, है ना, मार्च 2018 तक का अपन पीरियड काउंट करें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 2017, मार्च 2017 तक तो हो गए इसके कितने, 6 मंथ तो बेटा ये हो गए। उसके बाद में देखिए 17, 18 पूरे 12 महीने ये हो गए। तो 12 और 6 18 महीने की इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे अपन। ठीक है, तो 18 महीने कैसे है बेटा, समझ में आया आपको कि इसके अंदर अक्टूबर 2016 को लोन लिया, उसको मार्च तक काउंट करें तो 18 मंथ्स होते हैं, 18 महीने होते हैं। महीने की कैलकुलेशन ढंग से करना, ये बात ध्यान में रखनी है। इसमें बड़ा जैसे मैंने एक प्रोविजन बताया था ना, यदि ये डेज में होता तो डेज में कैलकुलेशन करते हैं। अब 18 डिवाइडेड बाय 12, इसकी कैलकुलेशन करते हैं अपन, 50,000 हो गया और ये हो गया आपका 2 और ये हो जाएगा 3। ये 25 000, तो ये आएगा आपका, अगर इसको 25 को अगर कैलकुलेशन करें तो ये 75,000 आ रहा है, यानी इसकी कैलकुलेशन कितनी आ रही है, 75,000। और इसका कितना डिडक्शन देना है, 1/5, ये तो अपना प्रोविजन है, 5 ईयर्स तक देना है। अब जिस ईयर के अंदर मकान बन के तैयार हुआ है उस ईयर से लेके अगर अपन 5 साल देखें तो 18 में बना, 18 1 साल, 19 2 साल, 20 3 साल, तो अपन 2020 में आने तो तीसरी साल का डिडक्शन है, यानी 5 साल तक मिलता है। तो इसका 1/5 आ रहा है कितना, 15,000। तो इसका डिडक्शन का अमाउंट कितना हो गया, 65,000। ठीक है, 65,000 रुपए इसका डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड। अब इसमें बड़ा ये ध्यान में रखना है कि यदि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तब तो 65,000 का डिडक्शन मिलेगा, और यदि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो लोन अगर इसने 31 मार्च 1999 के बाद लिया है तो इसका डिडक्शन का अमाउंट मैक्सिमम 2 लाख तक हो सकता है। अब क्वेश्चन में दे दे कि उसने 6 ईयर तक जो हाउस का कंस्ट्रक्शन है कंप्लीट नहीं किया, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की कंडीशन के अंदर इसका जो डिडक्शन का अमाउंट है वो 30,000 लेना है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको बड़ा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बड़ा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस दे रखा है तब कैसे कैलकुलेट करना है, और यदि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है तो कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये अपने दोनों पॉइंट बड़े इसमें डिस्कस किए। अब इसके बाद जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन या लोन अगर अपने बेटा ये तो इंडिया के अंदर यदि रिसीव किया है उस कंडीशन में इसका डिडक्शन देना है। ठीक है, यदि अपने लोन लिया है किसी अनिवासी भारतीय से, एनआरआई से लिए, नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी जिसका भारत का है लेकिन भारत में नहीं रहता है, तो वो नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाते हैं, है ना। ऐसी कंडीशन में यदि उसने किसी नॉन रेजिडेंट इंडियन से यानी एनआरआई से यदि लोन लिया है और उसके ऊपर यदि उसका इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है, तो इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए इससे रिलेटेड 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। यदि आपने एनआरआई, है ना, नॉन रेजिडेंट इंडियन से यदि लोन लिया है या, है ना, और उसको बड़ा इंटरेस्ट और लोन का अपन पेमेंट कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन तो ये ध्यान में रखनी है कि उसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसके ऊपर सबसे पहले टीडीएस काट कर उसका पेमेंट किया जाएगा।
टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जहां पे इनकम जनरेट होती है वहां पे यदि उसका टैक्स यानी डिडक्ट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, वो कहलाता है टीडीएस। आज के लिए जैसे इनकम टैक्स के अंदर बड़ा टीडीएस है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अपनी एक रियल पर्सनल लाइफ के अंदर भी इसका काफी रोल है। जैसे आपने कोई बैंक में डिपॉजिट करा रखी है, पोस्ट ऑफिस में करा रखी है, किसी अदर इंस्टीट्यूट में करवा रखी है, तो उस कंडीशन में यदि एक फिक्स अमाउंट से यदि ज्यादा अमाउंट है तो उसके ऊपर टीडीएस काट के ही पेमेंट किया जाता है, यानी जहां से इनकम जनरेट हुई वहां पे यदि टैक्स का डिडक्शन हो जाता है वो कहलाता है टीडीएस। और जो टीडीएस जो डिडक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो उस व्यक्ति की होती है जिसने उस इनकम का पे किया है या उसके इनकम को पेमेंट किया है। ठीक है, तो ये टीडीएस पहली बात तो ये कि जैसे अपन इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट कर रहे हैं बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट अगर अपन कर रहे हैं तो उसके ऊपर पहली कंडीशन ध्यान रखना है कि टीडीएस डिडक्ट होगा विदाउट कैलकुलेटिंग ऑफ एनी अमाउंट, किसी अमाउंट को ध्यान नहीं रखना है, यानी उसकी कैलकुलेशन को अपन ध्यान नहीं रखेंगे, चाहे वो एक पर्टिकुलर लिमिट से कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन उसका टीडीएस का डिडक्शन कटेगा। उसके बाद सेकंड ध्यान रखना है इसमें कि इसके अंदर जो जिस एनआरआई को अपन इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं उसका कोई भी एजेंट इंडिया के अंदर होना चाहिए। ठीक है, यदि आप लोन लिया एनआरआई से, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट कर रहे हो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करते समय पहली कंडीशन तो ये ध्यान में रखनी है कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका पेमेंट करते समय अपने को ये देखना है कि उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ या नहीं हुआ। सेकेंड ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो एनआरआई जिसको अपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं उसका कोई एजेंट इंडिया के अंदर होना चाहिए। यदि इसके अंदर एक भी कंडीशन में यदि वो फुलफिल नहीं करता है तो उस कंडीशन में इसका डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। यदि क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि विदाउट डिडक्टिंग ऑफ टैक्स या टीडीएस, उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आप नहीं दे सकते या नहीं मिलेगा। ठीक है, और या उसका कोई एजेंट इंडिया के अंदर नहीं है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में बड़ा कुछ भी नहीं दे रखा, तो अपन ये मानते हैं कि उसका कोई एजेंट इंडिया के अंदर है और उसको अपने पेमेंट किया है तो उसका डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन टीडीएस का ध्यान रखना है कि यदि टीडीएस के बारे में यदि साइलेंट है, टीडीएस कटना चाहिए, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो गया है। अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग अपने को कैलकुलेशन करनी है। तो ये बड़ा अपना इंटरेस्ट ऑन लोन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट है इसके अंदर। अब इसके अंदर कोई अनरियलाइज रेंट है या एरियर रेंट है, उसकी रिकवरी इन फ्यूचर में होती है, कभी प्राप्त होता है, यानी अपने जैसे करंट असेसमेंट ईयर के अंदर यदि मिलता है तो उसकी टैक्सेबल इनकम अपने को कैसे कैलकुलेट करनी है, वो टॉपिक बड़ा अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही। इंटरेस्ट ऑन लोन इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट नॉर्मल है। बेसिकली अगर आप माइंड में रखोगे तो आपका क्वेश्चन आराम से सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अपना जो सेकंड हेड है इसके अंदर अगर अपनी इंपॉर्टेंट प्रोविजन अगर आप देखें तो इंटरेस्ट ऑन लोन बड़ा उसको बढ़िया तरीके से देखना है, ध्यान करना है, ये एग्जांपल से और पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। आगे जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर उसको और डिटेल से अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए तो बड़ा इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसका कैलकुलेट करेंगे। ओके।